Assalamu alaikum everyone. This is me Yusra Khan, and today my presentation topic is about Environmental Management System ISO 14001. So first of all, we have a content table here in which we are going to discuss about environment, issues of environment, what is EMS, introduction and scope, history, ISO 14001 clause structure, differences between ISO standard 2004 and 2015, and we are going to discuss about the or talk about the conclusion. So first of all, we have the definition of environment. The word environment is derived from a French word environner, which means to encircle or to surround. यानी कि जो वर्ड एनवायरनमेंट है ये माखूज है एक फ्रेंच वर्ड से एनवायरनर, जिसके मतलब है इनसर्कल या फिर सराउंड यानी कि घेरने के। इसकी एक अगर सिंपल सी डेफिनेशन दी जाए तो वो ये है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जिनसे हमारा रिलेशन हो रहा है, इंटर रिलेशन है ना, वो चीज़ें जो हैं हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, एंड सो ऑन. So now we have to discuss about the environmental issues or issues of environments. वो चीज़ें वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा जो है एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं हमारी सेहत पर भी और बाकी दूसरी चीज़ों पे भी। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी हो सकता है वो, डोमेस्टिक पॉल्यूशन भी हो सकता है वो, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है वो। एयर पॉल्यूशन जो है बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ आजकल इतनी बड़ी बड़ी जो है तामीर हो गई हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में से जो इतने ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, एफ्लुएंट्स होते हैं, इसमें से स्मोक निकलती है, वो सब काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होती है जो कि हमारी हवा को आलूद करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक पॉल्यूशन में जो है सीवेज आ जाती है। इसके अलावा जो है टॉक्सिक मेटल्स जो कि आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ में से जो पानी निकल ख़ारिज होता है, या फिर वेस्ट मतलब पानी को जो पॉल्यूट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट एफ्लुएंट्स जो कि निकलते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे पानी को भी पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। गाड़ी देख रहे हैं आजकल आप लोग, बहुत ज़्यादा मिक़दार में ऑटोमोबाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में व्हीकल्स हैं रोड पे, तो जो उनका हॉर्न होता है वो हमारे कानों के लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह मतलब होता है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी है हमारे पास, एसिड रेन आ जाता है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे बेसिकली ये समझाने का एक मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या करता है, वो एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। यानी कि वो एक ऐसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके लिए एक न्यू पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास अब EMS की डेफिनेशन देख लेते हैं। An environmental management system (EMS) is a set of processes and practices that enable an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency. ठीक है, ये वही बात आ गई। EMS बेसिकली environmental management system का जो है शॉर्ट फॉर्म है। ये सेट ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें जो है प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट में जो गलत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए होती है। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट की प्रॉस्पेरिटी, अच्छे फ्लाई बहबूद के लिए काम करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास अब इंट्रोडक्शन आता है। हमने पीछे एनवायरनमेंट का जो है ओवरव्यू देख लिया, हमने जो है पॉल्यूशन के हवाले से भी पढ़ लिया, हमने EMS के हवाले से पढ़ लिया। अब हमारे पास है ISO 14001 जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में जो है ISO 14001 is the international standard that specifies requirements for an effective environmental management system (EMS). It provides a framework that an organization can follow rather than establishing environmental performance requirements. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ये एक स्टैंडर्ड है जो कि कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट एंड
यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बेसिकली। इसके अलावा इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव देयर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस थ्रू मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड रिडक्शन ऑफ वेस्ट, गेनिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ट्रस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। यानी कि ये जो है इसकी वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर पाते हैं रिसोर्सेज का और रिडक्शन कर पाते हैं वेस्ट का। ठीक है, इसमें इस टाइप की जो है परफॉर्मेंस होती है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस होती हैं जिनकी वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर पाते हैं रिसोर्सेज का। इसके अलावा जो है इसमें एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, यानी कि हमने पहले, जैसे हम आगे बात करने वाले हैं कि पहले हमारे पास 2004 के एक स्टैंडर्ड थी, यानी कि आईएसओ स्टैंडर्ड 2004 था पहले हमारे पास। उसके बाद अभी जो है 2015 जो है हमारे पास ये रिवाइज्ड वर्जन है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस मतलब चलती जा रही है, मतलब जो जितना न्यू वर्जन है उसमें उतनी ही न्यू चीज़ें एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास अदर आईएसओ स्टैंडर्ड्स भी हैं, यानी कि जैसे कि ISO 9001 है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, 45,001 है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ठीक है, इस सब में एक हाई लेवल स्ट्रक्चर यानी कि पूरी एक मैनेजमेंट के थ्रू ये होता है काम। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास दिस मीन्स दैट ISO 14,001 कैन बी इंटीग्रेटेड ईजिली इनटू एनी एग्जिस्टिंग ISO मैनेजमेंट सिस्टम। हेयर वी डील विद दी, यानी कि हम जो है अब जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं या फिर जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो आईएसओ का एक रिवाइज वर्जन है 2015। ठीक है, तो अब थोड़ी सी हम इसकी एक हिस्ट्री देख लेते हैं आईएसओ की। वो तो आईएसओ का इंट्रोडक्शन था 14,001 का, ये एक हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहले जो ये पब्लिश हुआ था 1996 में पब्लिश हुआ था। एंड देन जो फर्स्ट रिवीजन था इसका, यानी कि जो इसको क्लैरिफाई किया गया वो 2004 में किया गया। एंड देन सेकंड रिवीजन जो था, यानी कि जो मेजर है जो करंट है वो 2015 है। ओके, अब आ जाता है इसके बाद हमारे पास मेजर डिफरेंसेस। ठीक है, इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या रहे, यानी 2004 और 2015 का जो स्टैंड है इसके दरमियान में क्या डिफरेंसेस रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीन जो हैं, फर्स्ट थ्री पॉइंट्स जो है स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेशन, सॉरी। तो ये जो तीन हैं ये सेम है। इसके बाद से जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई, तो ये हम आगे क्लॉजेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ISO 14,001 का क्लास स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम 4 से लेके 10 तक, क्योंकि फर्स्ट के जो 3 थे वो सेम थे तो इस वजह से उनको डिस्कस किया गया है। यानी स्कोप है, उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंस है दिया जा रहा है हमें, उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो ये एक जनरल बात हो गई। इसके बाद हमारे पास है प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये एक साइकिल भी है, इसको जो है PDCA के नाम से यानी जाना जाता है, यानी कि आप पढ़ सकते हैं आगे। तो प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान के बारे में क्या है कि प्लान मतलब प्लानिंग, प्लान का आपको या मतलब नाम सुन के पता चल रहा होगा कि प्लान से क्या मुराद है। ठीक है, यानी कि आप कोई प्लान बनाते हैं, आप कोई प्लान जो है राइट डाउन करते हैं कि हमें ये करना है, आगे हमें ये करना है, वो हम अपने एक दिमाग में या एक कह सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास फोर में हमारे पास 4 सब क्लॉसेज हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारे पास है अब अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ रेलेवेंट हों और जो कि इफ़ेक्ट करता हो एनवायरनमेंट को। ठीक है, ऐसे इनके तहत काम करना यानी प्लान बनाना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 4.2 है, वो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, यानी कि रेलेवेंट पार्टीज़ जो हैं उन पे फोकस करना, उनकी नीड्स और उनके एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करना। ठीक है, उसके अलावा नीड्स को कंप्लाई करना है। ठीक है, ये जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हमारे पास है 4.3 क्लाउस में है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द EMS। ठीक है, डिटरमाइन करना है कि मतलब कि ना EMS के स्कोप को जांच पड़ताल करना है या उसके बारे में उसको देखना है या उसके बारे में भी प्लान बनाना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 4.4 जो हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम।
इसके बाद आ जाता है 5 में जो हमारे पास 3 सब क्लासेस हैं, जिसमें 5 जो है हमारे पास है लीडरशिप, ठीक है। इसमें 5.1 है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, यानी कि लीडरशिप और कमिटमेंट का प्लान करना, या तो लीडरशिप और कमिटमेंट जो है इसमें करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इससे मुराद ये है कि ये वो पॉलिसी है जो कि अप्रोप्रिएट हो, यानी कि पर्पस और कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेव करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें, पॉलिसी या कमिटमेंट करें जो कंटिन्यूअल अप्रॉक्सीमेट के फुलफ़िल करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है 5.3 पे ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़, यानी कि वो अथॉरिटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाए उस ऑर्गेनाइजेशन की, इसको भी प्लान किया जाए अच्छे से। इसकी बात है हमारे पास नंबर 6 पे प्लानिंग फॉर द QMS, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 सब क्लासेस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 6.1 में है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो हमारे पास थ्रेट भी हो सकता है, ठीक है। थ्रेट भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ यानी कि एडवर्स में आ जाती है हमारे पास। इसके बाद है मतलब इसके लिए हमें एक्शंस लेना हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 6.2 में एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू। इसके बाद जो है हमारे पास एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स एनवायरनमेंट को लेके जो हमने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं उसके हिसाब से प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए जो है हमें यानी कि उस प्लानिंग को अचीव करने पर फोकस करना, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास डू का मतलब होता है करना, ठीक है। अब जो हमें स्टेप्स करने हैं या जिस पे फोकस करना है वो है हमारे पास 7 और 8, ठीक है। 7 में जो है 5 सब क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें है सपोर्ट में जो है रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपके कॉम्पिटेंस आ जाती हैं। इसके अलावा अवेयरनेस आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें से जो समझाने की नीड है उसमें है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको जो है इस स्टैंडर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंप्लीट होने चाहिए इस स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ऑपरेशन में जो है हमारे पास 8.1 और 8.2 यानी कि 2 सब क्लासेस आ जाते हैं। 8.1 में हमारे पास ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। ऑपरेशनल प्लानिंग यानी कि एक प्लानिंग के तहत जो है चलना है, इसमें प्लानिंग करके रखनी है पहले से, ताकि हमें बाद के लिए कोई मुश्किलात ना पेश आए, ठीक है। इसके बाद है हमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेस, ये भी सेम वही है कि इसमें हमें कोई इमरजेंसी से बचने के लिए उसके हल भी साथ साथ निकाले रखना चाहिए कि ऐसी मतलब कि इन्वायरमेंट में इस टाइप की ख़राबियाँ भी आ सकती हैं, तो हमें उसके लिए कंट्रोल मेजर्स भी पहले से लेके रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है चेक में जो है हमारे पास चेक से तो पता ही चल रहा है कि चेक करना किसी चीज़ को, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारे पास 9, ठीक है। 9 में जो है हमारे पास 3 सब क्लासेस हैं। इसमें है सबसे पहला परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, जिसमें है हमारे पास 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी है हर चीज़ के अच्छे से, मेजरमेंट उसके स्ट्रिक्ट होने चाहिए, एनालिसिस जो हम करें वो बिल्कुल सही होने चाहिए, और एवोल्यूशन भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं इंटरनल ऑडिट 9.2 में, उसकी जो अंदरूनी जांच पड़ताल है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी उस रिपोर्ट से रिलेटेड, इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड सॉरी, तो वो जो है हम चेक करते रहें, ठीक है। यानी कि प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए इंटरनल ऑडिट की भी। उसके अलावा हमारे पास है मैनेजमेंट रिव्यू, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, यानी कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट को जो है करना चाहिए, मतलब चेकआउट, ठीक है। एक तरीके से इसमें जो है ना एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटरनल ऑडिट EMS का प्लान करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है इंटरनल ऑडिट में जो है आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ठीक है। इसी तरह है हमारे पास
मतलब हमें ये भी चेक करना है। इसके बाद है हमारे पास एक्ट, जिसमें है हमारे पास 10, नंबर 10 के जो हैं सब क्लासेस हैं 3, ठीक है। इसमें है हमारे पास इम्प्रूवमेंट। एक्ट में हमेशा वो काम किया जाता है, मतलब कि जिसमें हम इम्प्रूव कर जाएं, ठीक है। तो हमें इस तरीके की पॉलिसीज़ रखनी है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जनरलाइज कर सकें। इसके बाद 10.2 पे है नॉन कन्फर्टी एंड करेक्टिव एक्ट। नॉन कन्फर्टी मतलब कि नॉन कन्फर्मिटी, ओके। इसका जो है ये है कि इसके लिए एक्शंस लेने हैं ऐसे, मतलब कंट्रोल एक्शंस लेने हैं और उनको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट से मुराद के इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो आगे वर्जन्स जाते 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 उसमें और कामयाबी होती जाए, यानी कि वो और उसमें रिवाइज वर्जन लाते रहें, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद जो है हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स है 2004, ISO 2015 का 2004 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वही सेम चीज़ें की चेंजेस आई थी, इस वजह से वो रिवाइज्ड वर्जन कहलाया गया। तो 1 से लेके 3 में यहाँ सेम है। इसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 2004 में नहीं था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि हमने प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग्स जो कि स्टार्ट की, जो कि 2004 में नहीं देखने को मिला। एंड इसके अलावा जो है इसमें हमें जनरलाइज फॉर्म मिली, इसमें नहीं मिला, यानी कि हमें एक जनरल जिसे कहते हैं टॉप मैनेजमेंट जो है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया या प्लान की ऐसी चीज़ें जिसने इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा दी, इसकी एडिकेंसी बढ़ा दी इसकी, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस मतलब कि प्रोवाइड किया ऑर्गेनाइजेशन को। तो काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिली। इसके बाद जो बेनिफिट्स इससे मतलब कि हमें हासिल हुए वो है मीट लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी कि हर तरह की जो है कानूनी कार्रवाई जो है उसको मद्देनज़र रखा गया, ठीक है। उसको मद्देनज़र रखते हुए काम किया गया। इसके बाद इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। रिसोर्स की जो एफिशिएंसी थी वो इम्प्रूव हुई काफ़ी, और जो वेस्ट था वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। इसके बाद कंपनी की जो रेपुटेशन और इमेज थी वो काफ़ी हाई हो गई, और इम्प्रूव ओवरऑल वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। इसके बाद इनकरेज बेटर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स की तरफ से भी देखने को मिला कि उनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही, ठीक है। इसके अलावा अब जो है हमारी कंक्लूजन जो इसकी निकलती है वो ये है कि ISO 14001 इज़ नॉट अ थिंग यू इंस्टॉल, ठीक है। ये कोई थिंग नहीं है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई ऐप नहीं है जो आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल है जो कि एक पूरी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है मतलब कि एवलेट करता है, पूरी एक बाकायदा एक मैनेजमेंट एक सीरीज़ में चलती है, ठीक है। यानी कि एक रिवाइज्ड वर्जन आते हैं इसमें, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, एक प्रॉपर PDCA साइकिल होती है। तो इस तरीके से इसके अलावा है इट मे गिव यू गाइडेंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो है मुकम्मल गाइडेंस है कि आप कैसे जो है मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसकी जो की पॉइंट जो हमने पीछे डिस्कस किए वो यही थे कि ये जो है मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, करेक्ट स्ट्रेटजीज़ बिल्ड कर देता है, इसके अलावा एडुकेंसी देता है, इसके अलावा जो है ये इफ़ेक्टिवनेस देता है, एनवायरनमेंट की बेटरमेंट के लिए जो है करामद होता है, यानी कि काम करता है, जिसकी वजह से बहुत जो है फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। इसके अलावा सेटिंग अप्रोप्रिएट गोल्स, जो कि गोल्स जो हैं इसके वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और उन पे जो काम होता है वो काफ़ी जो है प्रोफेशनल लेवल पे होता है, और इसकी काफ़ी जो है कंपनीज़ जो हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो है ये स्टैंडर्ड जो है फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसर्न। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।